हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन एडुविट इंडिया। आपका CHSL का एग्ज़ाम जो है केवल 1 महीने दूर है। अब तो 1 महीने से भी कम बचा है और हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे हम लोग शॉर्टर स्पैन में अपना स्कोर जो है मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूँ वो जनरल स्टडीज़ को लेकर है, जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप 1 महीने में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ GS में 35 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश सेक्शन। तो मैं किस तरीके की बात करने वाला हूँ मैं पहले ही बता दूँ। यहाँ पर मैं इस तरीके से कन्वर्सेशन करूँगा जैसे मैं अपने किसी भाई को बताता हूँ या किसी बहन को बताता हूँ, ठीक है। एकदम मेरा जो कन्वर्सेशन रहने वाला है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल रहेगा और मैं बिल्कुल भी किताबी बातें नहीं करने वाला। आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स जो कि एक्चुअली ग्राउंड में वर्क करती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। इंग्लिश के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने जो एग्जाम दिया उसमें मेरा क्या स्कोर है। इसको बताने का केवल एक ही पर्पस है कि जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ दिस स्ट्रेटजी एक्चुअली वर्क्स। तो इस चीज़ को बताने के लिए मैंने आपको बता दिया जिससे कि आप एश्योर रहें कि जो भी बातें मैं बता रहा हूँ वो ऑलरेडी वेरीफाइड है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश स्ट्रेटजी को लेकर। देखिए ये शॉर्टकट है, 40 से 45 नंबर तक आप इससे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 1 या 2 नंबर हमेशा आपका लक फैक्टर भी हो सकता है या फिर आपको आते हुए भी चीज़ें गलत हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या आप 40 से 45 नंबर अगर इंग्लिश में स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ये वाली चीज़ें करने की ज़रूरत है। आप इन चीज़ों को करेंगे तो आप ज़रूर 40 to 45 तक स्कोर कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है स्टडी की। जैसे ही मुझको लगा कि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि कैसे मतलब कि आपको स्ट्रेटजी की वीडियो दी जाए जैसे कि आप एज सुन एज पॉसिबल जो है अपने जो मार्क्स है उसको मैक्सिमाइज कर पाए इंग्लिश में। तो मैंने जो आपका प्री का जो पेपर है CHSL का उसको जो है अच्छे से देखा कि कितने कितने पोर्शन आता है किस किस टॉपिक से। तो मैंने ये देखा कि जो एंटोनिम सिनोनिम है वो 2 आते हैं। एंटोनिम 2 आएंगे और 2 सिनोनिम्स आएंगे। जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स आते हैं, वैसे तो अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो होते हैं इसमें आप वोकैबुलरी में भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट मैंने आपको ये दिखाने के लिए कि जो वोकैब है उसको मैं मिनिमम से मिनिमम भी अगर कर दूँ ना तो भी उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में। और अगर मैं ग्रामर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी कर दूं तो भी वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ग्रामर को लेके बहुत ज़्यादा हवा बनी हुई है मार्केट में कि ग्रामर नहीं आती आपको या ग्रामर नहीं आती, आप ग्रामर में परफॉर्म नहीं कर पाते तो आप इंग्लिश में नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। बल्कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ही अलग होती हैं। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं भी ना, ग्राउंड रियलिटी जो भी फेमस टीचर्स हैं या जो लोग भी पढ़ा रहे हैं ग्रामर को, वो इतना डेप्थ में ले जाके पढ़ाते हैं कि अगर आप एग्जाम में उसको इंप्लीमेंट भी करने लग गए ना तो भी आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आप एक बार बताइए, जो आपका प्री का जो एग्जाम है इसमें आप लोग जो है 7 to 8 मिनट्स देते हैं अपने इंग्लिश के सेक्शन को, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, 5 क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं और 3 क्वेश्चन आपके होते हैं जंबल सेंटेंसेस के, जो कि अपने आप में काफी लेंदी होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में आपको जो है पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना होता है, फिर उससे कॉम्प्रिहेंड करके समझना होता है। क्लोज टेस्ट का है तो वो और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और अगर आपके क्वेश्चन एंड आंसर आए हैं पैसेज से तो उसमें भी आपको टाइम लगता है आंसर्स निकालने में, और अगर अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर होते हैं तो और ज्यादा टाइम लग जाता है। सिमिलरली जो जंबल सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी आपको टाइम लगता है सीक्वेंस को समझने में, जो बातें बोल रहे हैं उनको समझने में और उसको रीअरेंज करने में, और उसके हिसाब से 8 मिनट का टाइम जो काफी कम होता है। और वहीं आप सोचिए कि जो ग्रामर वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आप सीधा रूल इंप्लीमेंट करके उसमें पूरी अंडरस्टैंडिंग देखें कि क्या चीज वर्ब है, क्या चीज एडवर्ब है, कौन सा किसका एडजेक्टिव है, कौन सा किसका जो है प्रोनाउन है, कौन नाउन है, फिर रूल लगाएं, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना होता है, आपको जो है इंग्लिश को हमेशा ऐसे ना देखें कि मुझे 100% ग्रामर आए। इंग्लिश को हमेशा ऐसे देखें कि मुझको एक प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आए कि अगर मैं कोई सेंटेंस पढ़ता हूं तो मुझको ये पता चलना चाहिए कि इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, अगर मैं नहीं भी पता कर पा रहा इन केस कि इसमें क्या एक्चुअली गड़बड़ है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से 100% लेके मत चलिए इंग्लिश में। मेनली जो दिक्कत हो रही है साइकोलॉजी के साथ लोगों के साथ, वो दिक्कत हो रही है कि उनको ये चाहिए कि उसे 100% ग्रामर की समझ आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आपको पता है कि जितने 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं मोस्टली जो एस्पिरेंट्स होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बता पाता कि उसके 120 आएंगे, 150 आएंगे, 180 आएंगे या 190 स्कोर आएगा। चाहे उसका अल्टीमेटली 190 आ जाए, 185 आ जाए, वो एक अलग बात है, क्योंकि किसी को भी 100% नॉलेज नहीं है। हर कोई कहीं ना कहीं इंट्यूशन से चल रहा है इंग्लिश में, ठीक है। तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है। चलिए थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया इसके बारे में, और इन सब चीज़ों को लेके मैं जो है पूरा जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। आखिरी तक आपको ये वीडियो देखना है, इसमें मैं बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसमें इंप्रूव कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन में। तो देखिए आपका क्या हुआ, 2 क्वेश्चन तो एंटोनिम्स के आगे, 2 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स के आगे। अप्रोप्रिएट वर्ड्स को अगर मैं मान लेता हूं कि वोकैब का पार्ट नहीं, मान लीजिए ग्रामर का भी पार्ट है, तो 3 क्वेश्चन आगे वहां से। एक्टिव पैसिव क्या होता है, देखिए एक्टिव पैसिव में ग्रामर का कोई ज्यादा रूल नहीं है, एक्टिव पैसिव के अपने रूल्स होते हैं। अगर आपने वो अपने उसके रूल्स पढ़ लिए ना एक्टिव पैसिव के और वो अच्छे से याद कर लिए तो आप एक्टिव पैसिव को गलत नहीं कर पाएंगे कभी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको रीडिंग आती है थोड़ी बहुत भी इंग्लिश की तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हैं। बाकी क्या है, मैं इन सारी चीजों को डिटेल में भी बताऊंगा अभी कि आपको पर्टिकुलरली एक एक चीज के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। फिर आपका ईडियम्स आगे। ईडियम्स क्या होता है, ईडियम्स आपके अल्टीमेटली वोकैब
का पार्ट है, जंबल सेंटेंसेस आपकी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन जंबल सेंटेंसेस एक ही तरीके की चीज़ों से रिलेट करते हैं जो कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल जो होती है लैंग्वेज को समझने की। फिर आपका आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अगेन वो वोकैब का पार्ट है। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं आपकी, जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो भी आपकी वोकैब का पार्ट होता है। क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना। जो भी आप वोकैब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे आप वोकैब से एमबी से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप जो नीतू सिंह मैम की जो प्लिंथ टू पैरामाउंट आती है वहां से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो साथ के साथ जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं उनकी स्पेलिंग पर ध्यान रखिए। तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक जो अपने वहां से ठीक होती जाएंगी, आपको स्पेसिफिकली इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई ये बात? अच्छा, ग्रामेटिकल एरर जो आती हैं, जो आपके एरर वाले सेंटेंसेस होते हैं वो एक या दो सेंटेंसेस आता है मैक्सिमम, एक या दो सेंटेंसेस हो जाएगा। फिर आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कितना आता है? एक आता है, या किसी सेट में दो भी आ सकता है। रिपोर्टेड स्पीच जो आती है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आते हैं वो क्या होते हैं? वो टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका एक लेखा जोखा होगा कि कितने क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, कितने मतलब एग्जाम में जो भी आपका सीएचएसएल का प्री का एग्जाम होता है। तो मैं इसे पता है क्या बोल सकता हूँ, अगर आप पूरे को एक बार ऐड करेंगे ना तो वोकैब जो होती है ना वो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं वोकैब में। 9 to 10 क्वेश्चन आपके वोकैब सेक्शन से आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन वाले अगर मतलब कॉम्प्रिहेंशन को देखूं तो 5 क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव पैसिव से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 3 क्वेश्चन आते हैं, और जो जंबल सेंटेंसेस होते हैं उनसे कितने आते हैं? उनसे आते हैं 2 क्वेश्चन। समझ में आ गई बात आपको? यानी अगर मैं इन दोनों को भी जोड़ू ना तो भी 10 से 11 क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो यानी मैं वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है आपका, जो कि अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है, और एक्टिव पैसिव अपने आप में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनके अपने रूल्स हैं, इसकी वजह से मैं इनको ग्रामर में नहीं ऐड कर रहा हूं। मैं इस पूरे सेक्शन को ना नॉन ग्रामर सेक्शन कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि इसमें वोकैब में आपको कोई भी ग्रामर के रूल की जरूरत नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन में आपको अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में जो बोल रहा है ना, जो पैराग्राफ में बोल रहा है, अगर वो आपको समझ में आता है तो आपको ग्रामर के रूल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली जो जंबल सेंटेंसेस होते हैं आपको समझने की जरूरत है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, उसका मीनिंग क्या है सेंटेंसेस का, तो आप उसको अरेंज कर पाएंगे। हाँ, आप ये बात बोल सकते हैं कि अगर आपको ग्रामर की नॉलेज है तो आप उसमें और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर की नॉलेज होना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आपका जो एक्टिव पैसिव और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इसमें क्या है, अगर आपको इनके रूल्स अच्छे से याद हैं, बाई हार्ट आपने रूल्स याद किए हुए हैं, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की हुई है, तो इनके क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, आप इनमें 100% स्कोर करेंगे। तो अब आप देखिए जो नॉन ग्रामर वाला पोर्शन है ना, उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 9 क्वेश्चन हो गए वोकैब के, मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, और आपके 10 से 11 क्वेश्चन हो गए कॉम्प्रिहेंशन के, मान लीजिए 11 क्वेश्चन है, अगर 10 भी मान लीजिए यहाँ पे, तो भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 क्वेश्चन आपके उस पोर्शन से आ रहे हैं जो कि ग्रामर का पोर्शन नहीं है। बाकी के बच्चे को 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से। समझ में आ गई बात आपको? तो आप जो है इतना ज्यादा परेशान होते हैं ग्रामर को लेके। ठीक है, ग्रामर में क्या क्या आएगा आपका वो देख लेते हैं। ग्रामर में देखिए एरर सेंटेंसेस आते हैं आपके, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा एरर सेंटेंस का। ठीक है, आपका जो आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है 1 क्वेश्चन आता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कई बार वोकैब का यूज हो रहा होता है, ना कि ग्रामर का यूज हो रहा होता है, लेकिन फिर भी सेफ साइड होने की वजह से मैंने क्या लिखा, इसको ग्रामर वाले सेक्शन में इंक्लूड कर लिया। अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो होते हैं ये भी वोकैब से इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट मान लेते हैं कि चलिए इसमें ग्रामर का रूल्स की बात कर रहे हैं, या फिर आपको वर्ब भरनी है, या फिर आपको नाउन भरना है, प्रोनाउन भरना है, एडवर्ब भरना है, एडजेक्टिव भरना है, जो भी आपको फिल करना है, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ग्रामर की। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये ग्रामर का पोर्शन है, तो 4 से 5 क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से आते हैं आपके। ठीक है, तो अब आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि जो आपका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो 10, 10 एंड 5 है। ठीक है, 5 में ज्यादा बोल रहा हूँ ग्रामर के लिए, बल्कि 3 से 4 की रेंज ही रहती है इसकी, लेकिन फिर भी मान लेते हैं ग्रामर को 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब एक बात देखिए, अगर आप इस वाले क्वेश्चन में अच्छे से कमांड कर लेते हैं, जो भी आपके ये 10-10 वाला जो 20 क्वेश्चन है अच्छे से अगर आपने कमांड कर ली, तो 20 में से भी अगर आप 18 क्वेश्चन ठीक कर देते हैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मान लिए आपने आपसे गलत हो गए, और यहाँ से ग्रामर में भी अगर आप ग्रामर के बेसिक रूल्स याद कर जाते हैं, और जो 4 से 5 क्वेश्चन है अगर आप इनमें भी 3 क्वेश्चन सही कर जाते हैं, तो भी आप 42-45 के अराउंड पहुंच जाएंगे। ठीक बात आगे समझ में आ गई होगी आपको बात? तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको कैसे तीनों के तीनों जो मैंने डिवाइड किया हुआ है ना, इसको तीनों को आपको कैसे बैलेंस करते हुए चलना है, जिससे कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो पाए, बचाए इसके कि आप जो है ग्रामर में ही लगे रहें और जो बाकी जो स्कोरिंग पोर्शन है ना उसको आप इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। चलिए, तो अब हम देखते हैं 1 to 1 की कैसे कैसे आपको चीज को समझना है और कैसे कैसे आपको किसी भी चीज को हैंडल करना है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए मैं बात करने वाला हूं आपसे वोकैब की। वोकैब जब मैं बोल रहा हूं तो मेरा वोकैब कहने से मेरा मतलब है कि जो भी आपका चाहे तो एंटोनिम सिनोनिम्स है। देखिए एंटोनिम आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती, सिनोनिम्स यानी वर्ड मीनिंग याद कीजिए, और जब आपको वर्ड का मीनिंग पता है ना तो उसका एंटोनिम्स तो आप अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो आपको एंटोनिम्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं होती, केवल आपको सिनोनिम्स याद करने होते हैं। यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा, फिर आप देखिए वोकैब में और क्या आता है। वोकैब में ईडियम्स आते हैं, वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, स्पेलिंग एरर में बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि जब भी आप वोकैब प्रिपेयर कर रहे होंगे उसी टाइम पर जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं उनको भी साथ के साथ ध्यान में रखिए कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि इस वाले वर्ड में डबल टी आता है, इसमें आई आता है, इसमें ई आता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड में कहाँ पर फंसाया जा सकता है, और आपको पता चल जाएगी ये चीज।
आपको इतना पता होगा कि जो भी मैं वर्ड बोल रहा हूं तो वहां पर किस में जो है मुझको कंफ्यूज किया जा सकता है, मुझको कहां पे कंफ्यूजन है, बस उस कंफ्यूजन का ध्यान रखिए। पूरी स्पेलिंग को मत याद रखिए, जहां पर कंफ्यूजन हो सकता है केवल उस वाले पोर्शन को याद रखिए। समझ में आ गई ये बात? अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहा है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब देखिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और फ्रेजल वर्ब याद करने में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब याद करने का केवल एक ही तरीका है कि उसको सेंटेंस में यूज करके आप जो है इसको याद कर सकते हैं। तो फ्रेजल वर्ब मान लीजिए अगर एक आ भी जाएगा आपका, तो उसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। पहले ये सारे पोर्शन कवर कीजिए, आखिरी में जाके पूरे के पूरी जब आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाए और लगे कि आपके पास बहुत टाइम है, तब जाके फ्रेजल वर्ब पे एम्फेसिस कीजिए, वरना इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ये बात अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब आपके पास 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। चलिए, तो मैं इसमें क्या बोलने वाला हूँ अब मैं देखिए, अब वोकैब आपको कहाँ से पढ़नी है। और एक बात बता दो इंपॉर्टेंट, वोकैब आपको जहां से भी पढ़नी है, सबसे पहले इस बात को अच्छे से समझ लीजिए बिल्कुल कि आपको जो वोकैब पढ़नी है वो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वोकैब पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ना हिंदू की वोकैब पढ़िए कहीं से, ना को आपको कोई नया जो कोई बता रहा हो, कोई टीचर आपको कलेक्ट करके बता रहा हो कि ये मोस्ट प्रोबेबल वोकैब्स हैं बाहर की याद कराई हुई, तो वो सब बिल्कुल नहीं करना। प्रीवियस ईयर वोकैब से स्टिक रहिए। जो टीसीएस जब से आई है, जब से वोकैब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही आ रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो अजीब अजीब से क्वेश्चंस है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, वहां से वो लोग पिक कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वोकैब पढ़िए, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़िए, एकदम 100% एफिशिएंसी के साथ। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, अब आपको कहां से पढ़नी है वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एमबी पब्लिकेशन की बुक से आप पढ़ सकते हैं। एमबी पब्लिकेशन की जो बुक होती है, उसमें जो वोकैब का जो कंपाइलेशन है वो वास्ट है सबसे ज्यादा, जहां तक मुझको पता चलता है कि जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, जो एमबी पब्लिकेशन है उसमें जो नंबर ऑफ वोकैब्स के जो वो है ना, वो सबसे ज्यादा है। चाहे तो वोकैब हो, ईडीएम हो आपके, या फिर जो आपके स्पेशल वर्ड्स होते हैं, है ना, ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो आपके, ये सारे काफी उसमें सफिशिएंट अमाउंट में दिए हुए हैं, तो आप एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हैं। बट इसके साथ एक दिक्कत पता है क्या है, एमबी पब्लिकेशन के साथ, इन्होंने जो मीनिंग दिए हुए हैं ना वर्ड्स के, वो हिंदी में दिए हुए हैं। अगर आप हिंदी में मीनिंग यूज करते हैं ना और आप याद करते हैं, तो आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने में कई बार गलती कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो हिंदी में इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा नहीं। ठीक है, तो इसका क्या है, आप कर सकते हैं, जैसे आपको इंग्लिश टू इंग्लिश में दिक्कत आती है कहीं, ठीक है, तो आप यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू नहीं आ रहा तो आप कर सकते हैं इस चीज को। लेकिन इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप नीतू सिंह मैम की प्रिंट टू पैरामाउंट आती है, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें जो इंग्लिश के जो वर्ड्स है ना, उसको इंग्लिश में तो दिया ही हुआ है उन्होंने, हिंदी में भी दिया हुआ है, दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल दिया हुआ है, तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो मेरे हिसाब से तो आप जो है एमबी पब्लिक नीतू सिंह से कर लीजिए, अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश चाहिए और हिंदी में भी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, और अगर आपको नंबर ऑफ वास्ट बहुत ज़्यादा वास्ट कंपाइलेशन चाहिए, तो आप एमबी पब्लिकेशन से भी कर सकते हैं, अगर आपको जो है हिंदी से इतनी दिक्कत ना हो और आप समझ पाते हो कि इसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग होगा, या फिर आप बाद में इंग्लिश में देख लें उसको कि इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे। अगर आप इतना एफर्ट डाल सकते हैं तो हिंदी से भी तो आप एमबी पब्लिकेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और बुक आती है ब्लैक बुक आती है, ठीक है, ब्लैक बुक से भी आप देख सकते हैं। बस जो अंडरलाइन इसमें करने वाला जो फैक्टर है वो यही है कि प्रीवियस ईयर कीजिए, किसी भी तरीके से हो प्रीवियस ईयर कीजिए, और सही सोर्स हो, उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हो और जो ऑथेंटिक बुक हो, बस तो आप कुछ सकते कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि वो कैब आपको कहां से करनी है। ठीक है, मैं एक सेकंड में आपको बुक दिखा देता हूं जरा, कि इनकेस अगर किसी ने देखा नहीं है बुक को कभी, तो मैं आपको बुक दिखा देता हूं कि देखिए, ये देखिए, ये तो है आपकी एसपी बख्शी की बुक है। ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगी यहाँ पे। ठीक है, एसपी बख्शी की बुक है। ये होगी आपकी जो प्लेन टू पैरामाउंट, जो नीतू सिंह मैम है ना, ये उनकी बुक है। ठीक है, और ये है आपकी जो एमबी की बुक आती है। ठीक है, ये एमबी की बुक है। अब हो सकता है लेटेस्ट वर्जन कुछ हो, इसका चेंज हो गया हो, ये एमबी की बुक है। ठीक है, और जो आपकी ये जो बुक है, ये आती है आपकी मिरर कॉमन, ये क्या है, मिरर टू कॉमन एरर, मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक आती है। ठीक है, तो ये 4 से 5 बुक हैं जो टोटलिटी में आपको जो है यूज कर सकते हो। सारी यूज नहीं करनी, मैं बता दूंगा, सारी डिटेल में बताऊंगा कौन सी बुक आपको कब यूज करनी है या फिर कौन सी बुक आपको नहीं यूज करनी। ठीक है, मैंने भी ये सारी बुक पढ़ी नहीं है, बस रखी हुई है मेरे पास भी। ठीक है, पहले की पुरानी भी रखी हुई है, मैंने यूज भी नहीं करी किसी। चलिए, ठीक है, तो अब आप देखते हैं इसको, हाउ टू लर्न। अब आपका वोकैब पढ़नी कैसे, वोकैब याद कैसे करनी है। अब वोकैब को याद करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। देखिए, पहला तरीका क्या है, रूट वर्ड्स की हेल्प से आप याद कर सकते हैं। रूट वर्ड्स क्या हो सकते हैं, अब देखिए आपको ना पता होगा ये चीज, जैसे लोक्वा होता है, ठीक है ना, लोक्वा हो गया, या फिर आपका जो है लॉग हो गया, या फिर लॉक हो गया, ये वर्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, रूट वर्ड होता है कि इनकी हेल्प से इसमें आप कुछ प्रीफिक्स यानी आगे कुछ ऐड करते हैं, इसमें कुछ सफिक्स यानी आप बाद में कुछ ऐड करते हैं, तो इनके जो मीनिंग होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है ना, या फिर जो लोक्वा होता है ना, लोक्वा का मतलब होता है स्पीकिंग, मतलब बोलने वाला, बोलना, मतलब एक तरीके का बोलने को लोक्वा बोला जाता है।
लोग या फिर लॉक, ये भी बोल सकते हैं आप उनको। तो जब आपको ये वर्ड पता है ना लोकोआ, तो आपको ये पता चल जाएगा किसी भी सेंटेंस में अगर लोको आ रहा है तो इसका मतलब वो रिलेटेड टू स्पीकिंग है, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन है, रिलेटेड टू एक्सप्रेसिंग ऑफ आइडिया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है। तो आपको क्या हो जाएगा, जब आपके पास 4 ऑप्शन होंगे ना, तो उसमें से आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि भाई इसमें बात हो रही है बोलने की, तो इसका मतलब कौन कौन से ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, अगर आपको एक रूट वर्ड पता है ना, तो उससे रिलेटेड जो जितने भी रिलेटेड वर्ड्स होते हैं ना, वो सारे आप अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं, अच्छे से याद कर पाते हैं, एक साथ इकट्ठा याद कर पाते हैं, ठीक है बात। तो इसमें क्या है, देखिए ये मैंने जो लिखे है ना, ये बहुत कम है, मैंने तो केवल आइडिया देने के लिए लिखे। अगर आप लोको पे देखेंगे तो आपको कम से कम 15 से 18 वर्ड मिल जाएंगे उस पर। तो आप देखिए, आप एक ही वर्ड की हेल्प से, एक रूट वर्ड की हेल्प से अगर 18 से 20 वर्ड याद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है, बहुत इफेक्टिव मेथड है। देखिए जैसे ग्रैंडिलोक्वेंट हो गया। ग्रैंडिलोक्वेंट क्या होता है, ग्रैंड माने में आपको जो बहुत ही भव्य हो या फिर जो बड़ा चढ़ा के जो करता हो, लोक्वेंट माने बोलने वाला, यानी जो बहुत बड़ा चढ़ाकर चीजों को बोलता हो, सामने वालों को इंप्रेस करने के लिए बोलता हो, ठीक है, तो वो क्या हुआ, ग्रैंडिलोक्वेंट हो गया। वेंट्रीलोक्विस्ट क्या होता है, वेंट्री, वेंट्री का मतलब होता है एब्डोमेन, जो पेट का जो हिस्सा होता है उसको वेंट्री बोलते हैं। लोक्विस्ट माने बोलना, स्पीकिंग। तो आपने देखा होगा कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हाथ में पपेट लेके रखते हैं, फिर उसकी आवाज निकालते हैं, है ना। तो वो क्या है, वो एब्डोमेन के उससे आवाज निकालते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट आवाज निकालते हैं। तो वेंट्री और लोकस, क्योंकि वो आवाज निकाल रहे हैं, वो साउंड क्रिएट कर रहे हैं, वो उनकी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वेंट्रीलोक्विस्ट हो गया। इसी तरीके से सोलिलोक्विस्ट होता है। सोलिलोक्विस्ट का मतलब होता है जो खुद से ही बात करे, खुद से ही डायलॉग करे। या फिर आपने ड्रामा देखा होगा, कोई ड्रामा होते हैं थिएटर वगैरह में, तो वहां पर क्या है, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सोच रहे होते हैं, उसी कैरेक्टर्स को वॉइस दी जाती है कि ये इस वक्त ये सोच रहा है, तो उसको सोलिलोक्विस्ट बोलते हैं। समझ में आ गई बात आपको। मोनोलॉग आपको पता ही है, मोनोलॉग जो भी कोई इंसान लगातार बोल रहा होता है, कि जैसे आपने वो देखा होगा प्यार का पंचनामा जो मूवी है, उसमें मोनोलॉग है उसका, जो कार्तिक आर्यन एक्टर है, ठीक है। कोलोलोक्वल क्या होता है, कोलोलोक्वल होता है जो आम बोलचाल की भाषा जो होती है ना। तो सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन होता है जो बीट अराउंड द बुश करते हैं ना, जो इधर उधर की बात करते हैं और जो मुद्दे की बात है उसको नहीं कर रहे, तो ये आ जाएगा। या फिर जो तुमको बोलना है उसके लिए अननेसेसरीली बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज करना, ठीक है। सर्कमलोक्वेंट, एलोक्वेंट मतलब बहुत अच्छे से बोलना, वेल आर्टिकुलेटेड तरीके से बोलना, तो ये आपका एलोक्वेंट हो गया। तो मतलब कुल मिला के आपको समझ में आ गई ये बात क्या है, कम्युनिकेशन और बातचीत के और आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन के तरीके से जो है, इसको सारे के सारे वर्ड्स हैं ये उसी के अराउंड है। तो ये फायदा होता है इसका। चलिए ये तो एक तरीका हो गया, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। अब क्या दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको याद करने का, एक होता है आपका निमोनिक्स की हेल्प से। ठीक है, निमोनिक्स की हेल्प से आप कैसे याद कर सकते हैं। निमोनिक्स होता है क्या, निमोनिक्स होता है ट्रिक्स। आप किसी को जो है ना ट्रिक की फॉर्म में याद कीजिए, किसी भी एक वर्ड को। क्या है, जैसे आप उसको बोलेंगे ना, तो आपको हो सकता है अपने ही लैंग्वेज में उससे रिलेटेड कुछ चीजें पता हो और उससे रिलेट करते हुए आप उसका मीनिंग बनाएं। समझ में आ गया होगा आपको। नहीं भी आया है तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताता हूँ। देखिए एक वर्ड होता है एक्सटर्पेट। एक्सटर्पेट ये आपने पढ़ा होगा, एमबी बुक में भी दिया, प्रीवियस ईयर का वर्ड, ठीक है। अब इसका निमोनिक अगर आप सर्च करें तो इसको निमोनिक आप क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा पेट मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा पेट माने जो हमारी तौंद है, पेट है जो हमारा स्टमक है। अगर कोई मोटा है या फिर उसका पेट एक्स्ट्रा निकला हुआ है, तो वो क्या करे, उसको वो उस पेट को पूरी तरह नष्ट करे, एक्सरसाइज करके, बर्न करके कैलोरीज अपनी पूरी तरह नष्ट करे। तो एक्स्ट्रा पेट को क्या करना है, एक्स्ट्रा पेट को हमको नष्ट करना है, कंप्लीटली डेमोलिश करना है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है। तो एक्स्ट्रा पेट का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा पेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। समझ में आ गई ये बात आपको। तो इस तरीके से निमोनिक्स की हेल्प से आपको वर्ड्स को याद करना है। देखिए जो रूट वर्ड है वो क्या करता है, वो एक साथ बहुत सारे वर्ड्स को क्लब कर देता है। और निमोनिक्स क्या है, हर कोई वर्ड तो रूट वर्ड से बनता नहीं है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रूट वर्ड की हेल्प से नहीं बनते, तो उसके लिए आप निमोनिक्स की हेल्प ले सकते हैं याद करने के लिए। समझ में आ गई होगी ये बात आपको। वो क्या आपको कैसे कैसे प्रोसीड करना है प्रैक्टिकली, आपको मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैं इसमें क्या बोलना चाहता हूँ, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ इसमें, कि आप ना एक गलती मत कीजिए। जैसे आप ना ईडीएम फ्रेज पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहला ईडीएम फ्रेज आपको मिलेगा शुरुआत में कि ऐड फ्यूज टू फायर, यानी आग में घी डालना एक तरीके से। तो आपको ये पता है, और इनफैक्ट अगर आपको ये नहीं भी पता होगा ना और ये एग्जाम में आ जाएगा, तो भी आप कॉमन सेंस से इसको टिक कर देंगे। अब आप इसको ही मत पढ़ते रहिए दिन भर, समझ रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी बहुत कॉमन ईडीएम फ्रेज है ना, उनमें टाइम मत वेस्ट कीजिए। हमेशा जो भी अच्छे हैं या फिर जिसपे आप कंफ्यूज होते हैं, जिनको भूलते हैं, जिनका कोई आइडिया ही नहीं है आपको, उन ईडीएम फ्रेज में टिक कर लीजिए और उन्हीं ईडीएम फ्रेज को हर बार रिवाइज कीजिए। इन सब में आपको टाइम नहीं वेस्ट करना। जो ऑब्वियस ईडीएम फ्रेज है, कैसे आपको याद रखने, कौन से ईडीएम फ्रेज है जिन पे आपको फोकस रखना है, जिसका कोई आइडिया ही ना हो। जैसे देखिए हुक, लाइन एंड सिंकर, ये क्या होता है, ये एक ईडीएम फ्रेज है। लेकिन अगर ये आपके सामने आ गया ना पेपर में ऑल ऑफ अ सडन और आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो आई कैन गारंटी यू कि आपको इसका आइडिया भी नहीं लगेगा। तो ये प्रीवियस ईयर का ईडीएम है। इसका मतलब होता है कंप्लीटली रिसीव कर देना किसी को, ठीक है। मतलब आपने कोई बहाना बनाया कि मैम, मैं जो है स्कूल में जैसे बहाना बनाते थे कि मैम जो है आज आपका जो काम, आपने जो होमवर्क नहीं किया था, ठीक है, और टीचर आया आपसे पूछने के लिए कि जो है आप जो है आपका होमवर्क बताइए, कॉपी दिखाइए अपनी। तो आप क्या बोलेंगे, सर मैं जो है कॉपी ना आज भूल गया, घर से मैं लेके ही नहीं आया।
तो और वो इस बात को मान ले, इस चीज को वो बिलीव कर ले, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपने जो उसको धोखा दिया है, आपने जो उसको डिसीव किया, वो उसने जो है उस पर बिलीव कर लिया है ना, यानी उसने धोखा खा गया वो इस चीज में। तो कंप्लीटली डिसीव जो होता है उसको बोला जाता है हुक, लाइन एंड सिंकर। समझ में आ गई। इसी तरीके से होप, स्किप एंड जंप, तो इसका मतलब ये होता है बहुत ही पास, मतलब दूर ना होना, बहुत ही पास होना, ठीक है ना, हॉप, स्किप एंड जंप, ठीक है। तो इस तरीके के जो ईडियम फ्रेज होते हैं ना, इनको आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर वोकैब है वही पूछ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि वो जो है इजी वोकैब नहीं पूछ रहे, वो जो है उस समय ट्रिकी वोकैब या फिर जो डिफिकल्ट वोकैब होते हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप उसमें जो है इन वोकैब से फोकस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। समझ में आ गई बात आपको। चलिए, तो ये तो क्या हो गया, ये तो अभी तक आपका वोकैब वाला पार्ट हो गया। वोकैब वाले पार्ट को आई होप मैंने जो है एड्रेस करने की कोशिश की है पूरे तरीके से। और अगर इनकेस आपको लगता भी है कि मैं कहीं पे कुछ मिस कर रहा हूँ, वैसे तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, बट आपको अगर फिर भी कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और मैं बहुत इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ, बहुत कम टाइम के अंदर मैं रिप्लाई करता हूँ। आप चाहे तो इस चीज को करके देख सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा था हमारा, जो नेक्स्ट सेक्शन था वो था कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। वो था जैसे आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते हैं या फिर आपके जो जंबल सेंटेंसेस आते हैं, और आपका जो है ये क्या होता है, ये दोनों कॉम्प्रिहेंशन हो, जंबल सेंटेंसेस हो, इसमें अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर है ना, तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और आपको बहुत ज्यादा ग्रामर के रूल्स वगैरह के झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें देखेंगे कि आप कैसे जो अपनी स्किल्स जो है उनको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके पास 1 महीना बचा है, आपको कैसे अपनी थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ें तो आपको अंदाजा लगेगी क्या कहने वाला है। इसके अलावा अगर आप कोई ग्रामेटिकल एरर वाला भी सेंटेंस पढ़ें तो भी आपको अंदाजा लगेगी कि यहाँ पर कहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर कहाँ एरर हो सकती है, यहाँ पर कहाँ कुछ फिशी नजर आ रहा है मुझे, ठीक है ना, कुछ डाउटफुल नजर आ रहा है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए इंप्रूव करिए अपनी बेसिक स्किल्स को। कैसे इंप्रूव करना है अपनी बेसिक रीडिंग स्किल्स को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं ना, प्रीवियस ईयर कॉम्प्रिहेंशन जो आते हैं, खास करके पैसेज जो आते हैं, और लेटेस्ट अगर आप CHSL दे रहे हैं 2020 तो CHSL 19 के जो पैसेजेस हैं उनको रीड आउट करिए। ठीक है ना, कुछ मत कीजिए, 15 मिनट उनको आराम से पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप जो है इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन आप या कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे आप इंग्लिश को, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप धीमे धीमे भी करेंगे ना तो भी 1 मंथ का टाइम बहुत सफिशिएंट है, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये क्या, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पेपर है ना, तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप इस चक्कर में ना पड़े कि आप जो है हिंदू पढ़ने लगे या फिर कोई न्यूज़पेपर उठा लिया आपने, इसकी बिल्कुल भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, नीदर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वोकैब या फिर नॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स। ठीक है, इसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप केवल क्या कीजिए, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए ना उसमें जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन या जो पैसेजेस आए हैं उनको रीड करते रहिए, उनके रीड करिए, उसके क्वेश्चंस को लगाइए, फिर रीड कीजिए अगले कॉम्प्रिहेंशन को और उसके पैसेज को और उसके जो क्वेश्चंस है उनको लगाइए। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी चीजें, कॉम्प्रिहेंशन आपका बेटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। इसके अलावा आपको किस बात का ध्यान रखना है इसमें, आपको जो इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी रीडिंग करें ना कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की, तो वो कोशिश करें कि आपका या तो लैपटॉप पर हो या फिर आपके कंप्यूटर पीसी पर हो। क्योंकि क्या है ना, आप जब एग्जाम देंगे ना तो आपके पास, जब आप एग्जाम देंगे तो आपको जो रीडिंग करनी है ना वो आपको कंप्यूटर या स्क्रीन के ऊपर करनी है। ठीक है, तो आपके उसमें क्या होता है ना, जब आप रीडिंग करते हैं ना और आपके पास कोई पैराग्राफ आ गया, तो जब आप ऑनलाइन रीड करते हैं तो आप क्या पहली लाइन पढ़ेंगे फिर दोबारा से पहली ही लाइन पढ़ने लग जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने वो लाइन पढ़ ली। ठीक है ना, तो आपको थोड़ी सी आदत पड़नी चाहिए ऑनलाइन पढ़ने की या फिर सिस्टम के ऊपर कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ने की, आपको आदत होनी चाहिए। तो आप क्या कीजिए, आप अभी से जो भी कॉम्प्रिहेंशन या जो भी पैसेज आप पढ़े ना वो हमेशा लैपटॉप या पीसी जो भी आपके पास है उसकी स्क्रीन पर देखकर पढ़े। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको जो है आंखों में क्या होता है, कई लोगों की इरिटेशन होने लगती है कंटिन्यूसली देखने से उसमें, क्योंकि मैथ में क्या होता है, क्वांट सेक्शन में तो आप जो है रीजनिंग में आप क्या कर रहे हैं, क्वांट हो या रीजनिंग हो, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देखा आपने, फिर आपने पास जो रफ पेज है उसमें लिखने लगे, तो आपको क्या आंख को थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया, आइस को थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया। लेकिन इंग्लिश का जो वो होता है ना, इसमें आपको कंटिन्यूसली तक मतलब एकदम कंटिन्यूसली देखना होता है स्क्रीन के ऊपर, और आपको कुछ भी, क्योंकि कुछ लिखना तो है नहीं, सीधा आंसर टिक करना है आपको, तो इसमें क्या होता है, आंखों में स्ट्रेन आने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है कंप्यूटर या फिर स्क्रीन के ऊपर ही पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो दिस हैबिट विल मेक यू रियलाइज समथिंग इज रॉन्ग और अनकॉमन हेयर व्हेन रूल्स डू नॉट वर्क। ठीक है, अच्छा मैं इसमें क्या कहना चाहता हूँ, इसके थ्रू मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास रीडिंग स्किल्स बढ़ जाती है ना, तो आपको ग्रामेटिकल रूल्स अगर नहीं भी पता हो ना, कि जैसे आप मुझको ना कोई सेंटेंस दीजिए जिसमें एरर हो कहीं पर, तो हो सकता है कि अगर मैंने वो पढ़ा हुआ है रूल्स तो मैं उसमें एरर भी बता दूंगा। लेकिन अगर मैंने वो रूल्स नहीं पढ़ा हुआ तो भी मैं अगर उस सेंटेंस को पढ़ूंगा ना एक बार, तो मुझको ये पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस के किस पोर्शन में, किस पार्ट में कहीं पर कुछ गड़बड़ है, कहां पर मुझे कुछ डाउट नजर आ रहा है। तो बस जहां पर डाउट नजर आ रहा है वहीं को टिक करके आंसर लगा दीजिए, क्योंकि एरर में वो आपसे पूछ तो रही नहीं कि इसको इंप्रूव कैसे कीजिए या इसको ठीक कैसे कीजिए, है ना। तो आप इस चीज से क्या कर सकते हैं, अपने आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, अब हम देखते हैं कि हाँ
कॉम्प्रिहेंशन वाला तो पार्ट हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हमने और क्या बात करी थी, इसके साथ साथ हमने बात करी थी कि जो आपके रूल्स होते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव है। जस्ट अ सेकंड में ना क्या करता हूँ मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ जिससे कि विजिबिलिटी बढ़े। आपको वैसे भी मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान मतलब कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है कहीं पे विजिबिलिटी थोड़ी कम भी हो जाए तो, बट जस्ट अ सेकंड। हाँ जी ठीक है, अब आई होप आपको जो विजिबिलिटी थोड़ी इंप्रूव हुई होगी। देखिए अब देखिए आपको एक्टिव पैसिव का क्या है, एक्टिव पैसिव हो या फिर आपके रिपोर्टेड स्पीच हो, इनके क्या करना है, इनके जो रूल्स होते हैं ना वो आपको बाय हार्ट याद कर लेने हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्या होता है, जैसे आपका एक्टिव पैसिव में क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। आपके जो वर्ब्स हैं वो V2 फॉर्म में होते हैं, V3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको जो भी रूल्स होते हैं मतलब आपको पता होंगे, अगर नहीं पता तो आप डायरेक्टली रूल्स याद कर लीजिए, बहुत लिमिटेड रूल्स होते हैं, वो रूल्स याद कर लेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है ना वो गलत नहीं हो सकते एक्टिव पैसिव और रिपोर्टेड स्पीच के, ठीक है। अच्छा ये तो होगी इन दोनों की बात। इसके अलावा क्या है, आप मुझको ये भी बता सकते हैं कि मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको मुझसे कोई सपोर्ट चाहिए इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो भी मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझको बताइए कि किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि जो नेचर है वो हम लोग का यही होता है अल्टीमेटली, कि अगर हम लोग जब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी हम लोग जो है लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे या फिर सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर, ठीक है ना। तो हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ही आगे बढ़ना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम देखते हैं जंबल सेंटेंसेस पे आप कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, जंबल सेंटेंसेस का मैंने क्या बताया था, मैंने जंबल सेंटेंसेस का पहले ही बताया था कि जंबल सेंटेंसेस में अगर आपकी जो स्किल्स है, रीडिंग स्किल्स, अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, काफी हद तक सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक चीज तो ये होगी, उसके अलावा क्या बोला है मैंने, अब मैंने अभी तक आपको ग्रामर डिस्कस नहीं करी, ग्रामर सेक्शन कैसे डील करना है, लेकिन आप जो है ग्रामर भी पढ़कर जाएंगे, कुछ नॉलेज आपको ग्रामर की भी होगी। तो जो भी नॉलेज हो आपको ग्रामर की, मैं 100% नॉलेज की कभी बात नहीं करता हूँ, 80% 70% जो भी नॉलेज हो आपको ग्रामर की, 50% 40% उस ग्रामर की नॉलेज को इंप्लीमेंट कीजिए, कहीं पर भी इंप्लीमेंट कीजिए। क्या पता है क्या होता है, क्रॉस टेस्ट जो होते हैं ना उनमें कई बार सेंटेंसेस इस तरीके से दिए होते हैं, ऑप्शन से दिए हैं, हर जगह नाउन दिया हुआ, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे तो वर्ब आएगा, ठीक है ना। तो आपको सीधा एक वर्ब पिक किया आपने और आंसर टिक किया, आगे बढ़ गए। इस तरीके की नॉलेज को आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, इस तरीके की अगर आप चीज से थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड से अगर आप सोचते हैं तो, ठीक है। अच्छा तो आपको ग्रामर का भी अपना रूल्स जितनी आती है उतनी का ही इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब आप देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है, पहला जो वो है ना ए, उसमें पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, बी में दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, थर्ड में जो है आपका तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, और आपका जो फोर्थ है उसमें आपका फोर्थ सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है, इनको अरेंज करना है आपको, क्या करना है आपको जो है इनको अरेंज करना है। तो आपने अरेंज किया है इनको, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि पहला सेंटेंस, चौथा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस और आपका जो दूसरा सेंटेंस, या फिर बी ऑप्शन दिया हुआ है चौथा दूसरा तीसरा पहला, फिर सी दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, और चौथा तीसरा दूसरा पहला दिया है आखिरी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा ऑप्शन से पहले नजर डालनी है। अब आपको इन सेंटेंसेस में जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं करना आपको कि आप जो तीसरे सेंटेंस को पहले लगा के देख रहे हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप पहले ऑप्शन में तो देखिए ना। ऑप्शन में कहीं पर तीसरे सेंटेंस से स्टार्ट ही नहीं कर रहा, तो मैं तीसरे सेंटेंस से स्टार्ट कभी करूंगा ही नहीं। समझ में आ गई बात आपको। ऑप्शन को मैंने देखा सेकंड सेंटेंस से भी इन्होंने कहीं स्टार्ट ही नहीं किया, इसका मतलब मैं सेकंड सेंटेंस से भी स्टार्ट करके देखूंगा ही नहीं, मैं केवल पहले और चौथे सेंटेंस जो होता है ना उन्हीं से देखूंगा, और वो भी मुझे नहीं समझ में आ रहा, अगर जैसे मुझे देखते ही पढ़ के समझ में आ गया क्या सीक्वेंस है, तो मुझे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहा हूं ना, तो मैं ऑप्शन को पिक करूंगा और उन ऑप्शंस की हेल्प से देखूंगा कि क्या इस ऑप्शन का कोई सेंस बन रहा है। अगर उस ऑप्शन का कोई सेंस नहीं बन रहा बिल्कुल भी, तो मैं उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूंगा। तो हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से आपको आंसर तक पहुंचना है, ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से आपको आंसर तक पहुंचना है। इसका फायदा ये है कि अगर आपको 100% नॉलेज भी नहीं है ना चीजों की, तो भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। पहला तो ये फायदा है। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि जब आप ऑप्शन को रिजेक्ट करते हुए पहुंचते हैं ना, जब आप ऑप्शन को रिजेक्ट करते हुए पहुंचते हैं ना, तो आपका जो आंसर होता है उसमें एक्यूरेसी का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गई आपको बात। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड यूज करते हुए आप चलिए। अच्छा मैं और क्या बोलना चाहता हूं, जो आपके जंबल सेंटेंसेस होते हैं ना, उसको आपको कैसे डील करना है। कुछ बेसिक सी बातें आपको पता होंगी, नहीं पता जो जब आप जंबल सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगी, या फिर अगर आप चाहते हैं मुझसे कि मैं बताऊं आपको या कुछ हेल्प करूं, तो आप मुझको बताइए, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे आपको ये पता है कि नाउन जो है वो सबसे पहले आता है, मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एक किसी पैसेज में जो है प्रोनाउन पहले यूज करते हैं और नाउन उसके बाद यूज करें। कॉमन सेंस की बात है कि नाउन सबसे पहले आएगा, तो आप वो सेंटेंस सबसे पहले पिक कीजिए सीक्वेंस में जहां पर नाउन हो, ये एक बात होगी। फिर आपको एक बात पता है कि शॉर्ट फॉर्म होती है, जो एब्रीविएशन होती है किसी भी कॉम्प्रिहेंशन में, किसी भी पैसेज में, वो जो है हमेशा बाद में यूज की जाती है, क्योंकि उससे पहले उसकी फुल फॉर्म यूज की जाती है।
तो इसका मतलब इसका भी ध्यान रखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे डेफिनेशंस होती हैं आपकी किसी भी चीज को, आप पहले ग्लोबल वार्मिंग पे अगर आप बात कर रहे हैं और आपने देखा कि तीसरा जो लाइन है वहां पर ग्लोबल वार्मिंग एक्सप्लेन की हुई है, तो चांसेस होते हैं जहां तक कि ग्लोबल वार्मिंग को ये लोग पहले ही एक्सप्लेन कर देंगे, समझ में आ गई, उसके बाद बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होता है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले ग्लोबल वार्मिंग का पॉजिटिव बता दिया, फिर नेगेटिव बता दिया, फिर आखिरी लाइन में जाके ये लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। डेफिनेशन जो होती है वो हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट या दूसरे स्टेटमेंट में दे दी जाती है, इंट्रो शुरुआत में। फिर क्या कंक्लूजन जो होता है वो लास्ट में दिया जाता है। जैसे अपने थॉट्स, जैसे ऑथर है 4 या 5 लाइन लिखी हुई है, जनरली क्या होता है वो लोग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज या किसी न्यूज आर्टिकल से लिख के दे देते हैं। तो जो ऑथर के जो आइडियाज होते हैं ना वो जनरली वो कंक्लूजन में देता है, वो लास्ट में देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंक्लूजन जो होगा वो लास्ट में आएगा। ठीक है, और क्या होता है, पहले वो जो है तुमको फैक्ट देगा और फिर फैक्ट के बेसिस पे आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देगा। ठीक है ना, रीजनिंग देगा आपको इस तरीके से। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि आप सारे के सारे सेंटेंसेस जब पढ़ेंगे तो एक कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कोहेरेंस आना चाहिए, एक मीनिंग बनना चाहिए, एक वेल आर्टिकुलेटेड कॉम्प्रिहेंशन या वेल आर्टिकुलेटेड पैसेज बनना चाहिए आपके सामने। तो कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया आपका। देखिए अभी तक हमने क्या देखिए, वोकैब सेक्शन पूरा देख लिया। वोकैब सेक्शन के बाद हमने देख लिया कि जंबल सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशंस, एक्टिव पैसिव एंड रिपोर्टेड स्पीच को आपको कैसे डील करना है। देखिए अब आता है, लेट्स एड्रेस दिस व्हाइट हाउस इन द रूम, व्हाइट एलिफेंट इन द रूम। ठीक है, ये व्हाइट एलिफेंट कैसे, क्योंकि भाई ग्रामर का ही हर तरफ हल्ला चला है। केवल 3 से 4 क्वेश्चन की बात है या 4 से 5 क्वेश्चन मान लीजिए, लेकिन इससे जो है क्या है, स्टूडेंट एक्चुअली बहुत ज्यादा परेशान है। तो देखिए जब मैं ग्रामर की बात करता हूं ना तो सीधी सीधी मैं बात करूंगा आपसे, बिल्कुल प्रैक्टिकल। आप जो है नीतू सिंह मैम की जो बुक आती है प्लेन टू पैरामाउंट, इसको कीजिए। ठीक है, इन्होंने जो है बहुत टू द पॉइंट दिया हुआ है ग्रामेटिकल पोर्शन जो है, और बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स की भी जरूरत नहीं है। लेमन लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स किया हुआ है, आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात का भाई मेरे याद रखिएगा आप, कि आपको जितना जरूरी इनकी जो थ्योरी है वो पढ़ना है, उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जो भी इनके क्वेश्चन होते हैं ना, जो भी इनके क्वेश्चन होते हैं उनको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, क्वेश्चन में अगर आपको रूल्स एक बार के लिए अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुई ना, तो भी आपको क्या है, आपको जो सेंटेंसेस है ना उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि इसका अगर फॉर्म का कोई क्वेश्चन आता है तो मुझको इस तरीके से आंसर लगाना है, इस तरीके से यहाँ गलती होगी। समझ में आ गई ये बात आपको। तो आपको क्या करना है, ग्रामर पोर्शन आपको इनसे करना है, नीतू सिंह मैम की जो प्लेन टू पैरामाउंट की बुक आती है। ठीक है, ये बात तो। अच्छा, मैं एक बात और बोलता हूँ, अगर किसी को जो है इशू आता है कि उनको जो है ये बुक समझ में नहीं आ रही, या फिर क्या होता है ना एक्चुअली लोगों के साथ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफी हद तक, मतलब मान लीजिए 70 to 80% तक इनको समझ में आ गई, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो समझ में नहीं आए। तो मेरे भाई जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आए, उस टॉपिक्स के लिए आप जो है मिरर टू कॉमन एरर एक ही सर की अशोक कुमार सिंह की बुक है, उसको आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है ना, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब मैं आपको जो है सब पूरी मिरर ऑफ कॉमन एरर लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, केवल उतनी ही लगाइए जितने टॉपिक्स में आपको इश्यू आ रहा है, जितने टॉपिक में आपको जो है कॉम्प्रिहेंड करने में, समझने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, 2 से 4 टॉपिक होंगे आपके मुश्किल से, उनको आप चाहे कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, नीतू सिंह की मैम से ही समझ में आया था, कोई इशू नहीं आ रहा, तो यही रखिए, कोई जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा करने की। ठीक है, अच्छा, और क्या होता है, आपकी जो एमबी पब्लिकेशन की बुक भी आती है, एमबी पब्लिकेशन की बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करना चाहता हूं कि इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने की जरूरत नहीं है, केवल वोकैब का प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन आपके पास हो, और नीतू सिंह मैम से आप जो पूरा का पूरा ग्रामर वाला पोर्शन कर लें, ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है ना, आप क्योंकि क्या है ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, वही चीजें आपको एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में एमबी में दे रखी होंगी, फिर आपको एक एक रूल्स को पढ़ना पड़ेगा अलग अलग फॉर्म में। इससे अच्छा एक ही जगह पर सारे रूल्स मिल जाएंगे, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको बात। ठीक है ना, तो एमबी पब्लिकेशन की बुक हो, इसके लिए केवल आप वोकैब पोर्शन के लिए रेफर कर सकते हैं। बाकी क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आपने अभी तक कोई भी पेपर नहीं लगाया, तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा कि आप जो है जो बुक्स, ये जो बुक है प्लेन टू पैरामाउंट, इससे पूरी की पूरी ग्रामर एक बार में कर लें, और इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस बार बार करें। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं क्या है ना, मैं आपसे एक और बात, देखिए एसपी पक्षी की बुक आती है, एसपी पक्षी अगर आपको जो है क्या है, इंग्लिश टू इंग्लिश है, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो आपको वैसे भी इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ऑलरेडी आप नीतू सिंह मैम की हेल्प से या फिर उससे ऑलरेडी अपने जो बेसिक होते हैं ना वो ब्रशअप कर लेंगे, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप देखना चाहें एसपी पक्षी की बुक तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, बट ये इतनी ज्यादा भी रिक्वायर्ड है नहीं, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल ओपिनियन है मेरी। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखिए, अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, जो ग्रामर के जो रूल्स होते हैं ना उसके रिगार्डिंग में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आई होप आपको जो है ये दिखाई दे रहा होगा, और अगर आपको नहीं भी नजर आ रहा ना तो चिंता की कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए ये मैंने क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए बस।
देखिए आप जो यहाँ पर क्या देखिए कि आपके जो रूल्स हैं, रूल्स क्या हो सकते हैं, देखिए 20 to 30% रूल्स, जैसे मैंने आप ना रूल्स पढ़ने बैठे तो आपको क्या मिला, मान लीजिए 100% रूल्स हैं टोटल, तो आपको क्या मिलेगा ना कि उसमें से जो जो 20 to 30% रूल्स है ना वो बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, और उन रूल्स को आपको बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करनी उन रूल्स की। और मैं आपको ये भी बोलूंगा कि अगर आप जैसे किसी बुक से पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो रूल्स को अलग से लिखिए भी मत, वहीं पर टिक कर लीजिए, किसी को सर्कल कर लीजिए, किसी को राइट टिक कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप 20 to 30% बहुत बेसिक है, आपको पता है कि आपने प्रिपरेशन नहीं करी फिर भी आपको ये तो पहले से ही पता है, ठीक है। ऐसे रूल्स मिलेंगे आपको 20 से 30% ऐसे रूल्स मिलेंगे। अब आपको सबसे ज्यादा फोकस पता है किस पे करना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको जो 30 to 80% जो आपके यानी जो 50% रूल्स है ना इन पे फोकस करना है। ये कौन से रूल्स है, ये वो रूल्स हैं जो आपको आते नहीं है, लेकिन ये आप जैसे ही एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। समझ में आ गई बात आपको। तो ये जो क्या है मॉडरेट रूल्स है, इनमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है और इनको आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है और इनका रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है आपका, ठीक है। और इस पे आप मार्क कर लीजिए अलग से कि आपको जो है इन रूल्स को स्टार बना लीजिए, सर्कल बना लीजिए, टिक लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इन रूल्स का आपका मल्टीपल रिवीजन करना है आपको, ठीक है। तो आपके कितने, आपके 80% ऑफ द रूल्स कवर हो गए यहाँ पे। अब बात आती है आपके 80% से 100%, यानी जो बचे हुए 20%, ये वो रूल्स हैं, या तो वर्ब का सेक्शन हो सकता है या फिर कुछ ऐसा सेक्शन जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप क्या कीजिए, आप इसको पहले तो रीड आउट कीजिए, है ना। आपने जैसे ही ये रीड आउट करे रूल्स, आपको इनमें से कुछ रूल्स जो है, दो चार रूल्स आपको समझ में भी आने लगे, लेकिन बाकी के रूल्स आपको समझ में नहीं आ रहे, ठीक है, आपको बहुत दिक्कत आ रही है। आप क्या कीजिए, ये जो रूल्स है ना, इन रूल्स को केवल इन्हीं टॉपिक्स को उठा के आप जो मैंने बताया मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक से सॉल्व कीजिए। वहां पर उन्होंने अच्छे से बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ एक एक चीज को, एक एक एरर को, तो वहां से क्या आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि 20% में केवल और केवल आपके 15% सॉल्व हो, या फिर 15% सॉल्व हो आपके, या फिर आपके 10% सॉल्व हो, 15 to 10% तक ही सॉल्व हो, बाकी के 5% या 10% अभी भी डाउट में रहे, ठीक है। तो मैं आपको ये बात सजेस्ट करना चाहता हूं कि अब जो है आप इन्हीं पे रिवीजन पे ही बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। अगर 5% या छूट भी जाते हैं ना तो भी कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हो जाता, ठीक है ना। पहले आप जो 80% आपने किए इसको कॉन्क्रीट कीजिए, मल्टीपल रिवीजन से कॉन्क्रीट कीजिए। जो पूरा का पूरा वोकैब वाला सेक्शन है इसको आप बहुत ज्यादा रिवाइज कीजिए, मल्टीपल रिवीजन दीजिए। जो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है उसको बहुत ज्यादा रिवाइज कीजिए। जो एक्टिव पैसिव वॉइस है आपके, जो आपके इनडायरेक्ट डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच है उसको बहुत ज्यादा कमांड कीजिए। और फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये 5 से 10% को जो है गूगल कीजिए, या फिर आप जो है यूट्यूब पर सर्च कीजिए इस टॉपिक को और वहां से पढ़ सकते हैं। वैसे इस 5 से 10% को करने से कोई फायदा नहीं होगा बहुत ज्यादा आपको, हो सकता है इनसे क्वेश्चन ना भी आए, और ये भी हो सकता है कि आप इनको समझ जाए इसके बावजूद भी आप इसका क्वेश्चन ना कर पाए, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन की कोई भी गारंटी होती नहीं है पेपर में। एक या दो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, भले ही आपकी 100% प्रिपरेशन हो। समझ में आ गई बात आपको। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि प्लूटो पैरामाउंट जो नीतू सिंह वाली मैम है उससे कर लीजिए, टू द पॉइंट दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत, उसकी एक्सरसाइज जरूर कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज से ही आपको पता चलेगा कि एक्जैक्टली ये कैसे फॉर्म में एग्जाम में आपको दिखाई देगा। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती तो कॉमन एरर, ये जो मिरर ऑफ कॉमन एरर है इस बुक से आप जाके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आखिरी में जाके। और अगर इसमें भी कुछ चीज दिक्कत आती है तो वीडियो में देख सकते हैं, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर आपके पास टाइम है तभी लगाइए, क्योंकि वीडियो में देखने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये हो गया वोकैब का, मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बाकी कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन का भी बता दिया और ग्रामेटिकल पोर्शन का भी आपको बता दिया, ठीक है। देखिए ये तो बातें होगी जो आपको करनी है, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट ये बातें जो आपको करनी है उतनी ही इंपॉर्टेंट वो बातें भी हैं जो आपको नहीं करनी, ठीक है। मैं आपको देखिए एक बार बताना चाहता हूँ क्या इशू आता है एक्चुअली में इंग्लिश को लेकर इतना ज्यादा। देखिए इंग्लिश को लेकर सबसे ज्यादा इशू ये आता है कि डोंट एम फॉर 100% नॉलेज। एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग जो ग्रामर को पढ़ रहे होते हैं ना, हम लोग मैथ पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते पढ़ते तो हमको ये पता चल जाता है कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है ना, हमारा ये एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, क्योंकि मैथ कोई लैंग्वेज तो है नहीं, मैथ में 2+2 4 ही होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या 2+2 4 भी हो सकता है, 2+2 5 भी हो सकता है, 2+2 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो इसलिए हमारी आदत हो जाती है जानने की 100% की। लेकिन आप एक बात नोटिस की होगी आपने, जब भी देखिए एक तो क्या होता है ना, इंग्लिश का पेपर जो होता है स्टूडेंट 200 में से 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम से निकलने के बाद कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि मेरे 150 नंबर आएंगे या मेरे 180 नंबर आएंगे या मेरे 190 नंबर आएंगे। समझ रहे बात आपको, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं इंट्यूशन के बेसिस पर चल रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं अंदाजे के बेसिस पर चल रहा है। समझ रहा है ना, समझ रहे हैं ना आप बात को। तो इसकी वजह से आप क्या है ना, ये 100% या सियोरिटी वाला जो एटीट्यूड है ना इंग्लिश में, इसको थोड़ा सा डाउन कीजिए। इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा सा इंट्यूशन, इस चीज की बात होती है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस अपने आप ही लो रहता है इंग्लिश में। हमेशा इंग्लिश में जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा लो रहता है, तो आपको इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस या घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस नहीं करने। जैसे अभी मैं क्या बोलूंगा, अभी आपको जैसे 1 महीना है आपके पास और आप इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, यानी जैसे आपके एरर वाले क्वेश्चन हो गए या फिर आपके कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट हो गया, पूरा का पूरा आप सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना।
कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट मैंने उनके लिए बोला जिनको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन आपको पूरा का पूरा एरर इंप्रूवमेंट या फिर ये सब चीजें आपको नहीं करनी। आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर वोकैब करनी है, एमबी से कीजिए, प्लिंटू पैरामाउंट से कीजिए, या फिर आप जो है एसपी बख्शी से भी कर सकते हैं अगर आपका मन है तो, बट उसमें बहुत ज्यादा वास्ते दिया हुआ है। और एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वोकैब उन्होंने स्पेसिफिक तरीके से ली थी, तो इसकी वजह से ज्यादा बेटर रहेगा कि आप जो है प्लिंटू पैरामाउंट से कर लीजिए अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश और हिंदी में भी चाहिए, और अगर आपको हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होती तो एमबी से कर सकते हैं। ग्रामर वाला पोर्शन आप जो नीतू सिंह मैम से कर लीजिए, और बाकी निमोनिक्स और रूट वर्ड की हेल्प से जो है क्या कीजिए, वर्ड्स को याद करने की कोशिश कीजिए। और मेरा एक और सजेशन है, जैसे आप एमबी से करते हैं तो साइड में स्पेस दी होती है, तो निमोनिक्स को वहीं लिख लीजिए। और क्या कर सकते हैं, छोटे में रूट वर्ड्स को लिख लीजिए, और उसके साथ साथ जो भी सेंटर में तो गोला बना के रूट वर्ड लिख दीजिए, और उसके साथ साथ जो भी पॉसिबल रूट वर्ड हो सकते हैं, जो भी वर्ड्स हो सकते हैं, उनको एक जगह पर लिख लीजिए, या फिर छोटे से नोट्स की फॉर्म में बना के लिख सकते हैं। इससे क्या होगा ना, रूट वर्ड जब आप अगर आप 10 से 15 पेज भी रूट वर्ड से लिख लेंगे ना, तो आपके पास यकीन मानिए 1000 के अराउंड वर्ड्स हो जाएंगे, या फिर 500-600 वर्ड्स तो हो ही जाएंगे मिनिमम। ठीक है ना, तो आप बताइए छोटी से उसमें आपके पास 600-700 वर्ड्स हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। इसके अलावा क्या होता है, एडिशनल में कुछ बताना चाहता हूं आपको, जैसे डोंट स्टडी वन सब्जेक्ट फॉर वन डे। क्या होता है ना कि स्ट्रेटजीज की वीडियो में देख रहा था, तो यहाँ पे एक मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट से, कि वो जो है क्या करते हैं, वो एम करते हैं कि आज के पूरा दिन में इंग्लिश ही पढ़ूंगा, क्या कल का पूरा दिन में मैथ ही पढ़ूंगा। एक बार बताइए, मैंने मान लिया कि मैं डिसाइड करता हूं कि आज का पूरा दिन में मैथ पढ़ूंगा, फिर अगले दिन मैं पूरा दिन क्या पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर उससे अगले दिन में पूरे दिन रीजनिंग पढ़ूंगा, उससे अगले दिन में जीएस पढ़ूंगा। मुझको एक बात बताइए, आपको जब आप जीएस पढ़ रहे होंगे ना, आपको मैथ को टच किए हुए आपको पता क्या होगा, 4 दिन हो गए। आप एक बार बताइए, आपका मेंटल लेवल क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन जा चुका होगा। इसकी वजह से मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, उसका एक तरीका पता है कॉन्फिडेंस अच्छा रहने का क्या है, सिलेबस सामने रखिए और पूरे दिन को इस तरीके से चलाइए कि आपको ये अंदाजा रहे। एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम अंदाजे से ही इतना रहिए कि आप जो है पूरे के पूरे सिलेबस में घूम रहे हैं, यानी पूरा का पूरा सिलेबस आप कंट्रोल कर रहे हैं। मैथ भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, रीजनिंग भी पढ़िए, जीएस भी पढ़िए, सारी की सारी चीज पढ़िए। मैथ में छोटी छोटी टॉपिक्स पढ़ लीजिए 2-3, ठीक है ना, जिससे क्या हो, आपको ये रहेगी हाँ पूरा का पूरा कंट्रोल है आपका सब्जेक्ट के ऊपर, पूरा का पूरा कंट्रोल है आपका सिलेबस के ऊपर। इससे क्या होता है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जो एग्जाम है ना, वो अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस का ही पार्ट है। अगर आप रिलैक्स होकर जाएंगे ना, तो उसी एग्जाम में आपके 15 से 20 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। समझ में आ गई बात आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कंप्लीट सिलेबस से कांटेक्ट रहने की कोशिश कीजिए, और जो भी सिलेबस है ना उसको सामने रखिए और उस पर टिक लगाइए। जब तक आपका सिलेबस आपके सामने नहीं लिखा हुआ और उस पर आप टिक नहीं लगा रहे, जब तक आपका सिलेबस कभी कंप्लीट होगा नहीं। समझ में आ गई बात आपको? क्योंकि आप जब तक पहले आपने स्टार्ट किया, मान लीजिए मैथ के एग्जाम्पल से अगर परसेंटेज आपने स्टार्ट किया ना और कहीं पे कुछ लिखा नहीं है, तो जब तक आप जो है ज्योमेट्री वाला पोर्शन तक पहुंचेंगे ना, जैसे आपने परसेंटेज किया, फिर आपने एसआई, फिर आपने जो रेशियो प्रोपोर्शन किया, फिर आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन किया, फिर आपने जो है एसआईसीआई किया, फिर आप ज्योमेट्री में गए, तो जब तक आप ज्योमेट्री में जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपने परसेंटेज किया ही नहीं है, क्योंकि आपने परसेंटेज को कहीं भी टिक नहीं किया, या फिर सिलेबस के पार्ट में आपने जब वो कर रहे थे तो उसने आपको मार्क नहीं किया। तो इसकी वजह से बहुत जरूरी है कि सिलेबस को अपने आंखों के सामने रखें, जिससे कि आपको क्या है, पूरा का पूरा एक जो बर्ड आई व्यू होता है ना, पूरा का पूरा एक आइडिया लगता रहे कि आपको जो है कितना पढ़ना है, कितने की रिक्वायरमेंट है और कितना रह गया है अभी। तो आपके पास अगर पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर होगी ना, तो आपको पता रहेगा कि आपको जो किस स्पीड से मूव करना है और आपको कहां तक पहुंचना है। तो इसकी वजह से पूरा का पूरा सिलेबस अपने सामने रखिए, और पूरा का पूरा सिलेबस सामने रखिए, और जो भी चीज होती है उसको टिक करते जाइए, क्योंकि टिक करने से ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया तो 1 टिक कीजिए, अगर आपने 2 बार रिवाइज कर लिया ना तो उसको 2 बार टिक कीजिए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और मल्टीपल रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपका जो है दिन का रूटीन कुछ भी हो, अगर आपका जो है जिस चीज से डर लगता है ना, उस चीज को सबसे पहले कीजिए। जैसे आप सुबह उठते हैं ना मॉर्निंग में, आपका डिटर्मिनेशन लेवल मैक्सिमम है, क्योंकि आप सो के उठे हैं, 7 से 8 घंटे की नींद आपने ली है और आपका डिटर्मिनेशन बहुत हाई है। अगर आपको मॉक्स लगाने से डर लगता है, अगर आप मॉक्स नहीं लगाना चाहते, तो स्टार्टिंग में उठते ही मॉक्स लगाइए, ठीक है ना। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिसको मॉक्स लगाने में बहुत मजा आता हो, वो उसके लिए फन एक्टिविटी हो, तो वो सुबह में मॉक ना लगाए। तो ऐसा हो सकता है उस स्टूडेंट को रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आती हो, तो तुम स्टार्ट होते ही रिवीजन करो, क्योंकि जितना बड़ा तुम, जैसे तुम स्टार्टिंग सोने के बाद तुम स्टार्ट करोगे ना, सोने के उठ के तुरंत, तो आपका डिटर्मिनेशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा, तो उतने ही आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो जब आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे ना, तो उस चीज को लीजिए जो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आपको मैथ पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो उठने के साथ ही मैथ पढ़िए, समझ में आएगी। और जैसे ही आपका टाइम जैसे ढलने लगे, जैसे आपने सबसे पहले चैलेंज आपका मैथ था, तो आपने मैथ पढ़ाई करी, लेकिन मैथ पढ़ाई करने के बाद आप क्या गए, आपने जो है उससे थोड़ा सा जो कम इंटरेस्ट था आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट था, लेकिन थोड़ा सा कम इंटरेस्ट था उससे। मान लीजिए रीजनिंग में आपको जो है मैथ का दूसरा नंबर, जैसे फेवरेट है आपका मैथ, उसके बाद आपका जो फेवरेट है वो है रीजनिंग, फिर आपने रीजनिंग पढ़ा, ठीक है ना। फिर आप क्या करें, हल्की सी दोपहर में नैप ले लीजिए थोड़ी सी, फिर क्या कीजिए, नैप लेने के बाद आपका क्या, आप रीबूस्ट हो जाएंगे, आपका जो डिटर्मिनेशन है वो फिर से हाई हो जाएगा। तो फिर से आप वो सब्जेक्ट पिक कीजिए जो आपको पसंद नहीं है, या फिर जो आपको चैलेंज है आपके लिए, समझ में आ गई। और जब रात तक वो पहुंचे ना 11-12 बजे तक, तो फिर आपका क्या, आप जो बहुत थक जाएंगे 11-12 बजे तक,
ठीक है, आपका सोने का भी टाइम होगा, आपका जो है डिटर्मिनेशन लेवल भी बहुत कम हो चुका होगा, तो उस टाइम पर वो सब्जेक्ट उठाइए जो आपकी फेवरेट है या फिर जिसको आप इंटरेस्ट से पढ़ सकते हैं, जिससे क्या हो, क्योंकि वहां पर डिटर्मिनेशन की कोई जरूरत नहीं है आपको, और डिटर्मिनेशन आपके पास है भी नहीं इनफैक्ट, है ना। तो आप वहां पे क्या कीजिए, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाइए कि जो आपकी फेवरेट है ना उस सब्जेक्ट को पिक कीजिए। तो इससे क्या होता है, आपको अगर प्रॉपर साइकोलॉजी अगर आप समझेंगे ना अपनी, तो आप जो बहुत इफेक्टिव तरीके से अपने पूरे दिन को मैनेज कर पाएंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप जो है परफॉर्म करना चाहते हैं एग्जाम में, कि आपका डे टू डे प्लान जो है बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो पाए। तो अगर आपको जो मेरी वीडियोस या फिर जो एजुकेशनल कंटेंट है वो अच्छा लगता है, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जो है क्या है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सजेशन देता हूं, और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और एक्चुअली अभी जो क्या है ना, मैं पिछले 2 दिन से ये वीडियोस बना रहा हूं, बट इससे पहले मैं काफी वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बना चुका हूं। मैं डिटेल्ड तरीके से सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूं जो CHSL के एग्जाम हुए हैं, अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है, और मैं अराउंड 12 वीडियोस बना चुका हूं उस पर। यू वोंट बिलीव, मैंने जो 25 क्वेश्चंस होते हैं ना उनको 2-2 घंटे तक डिस्कस किया है। यानी मैंने एक एक क्वेश्चन को हर पॉसिबल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है आप लोगों के सामने, जिससे कि आपने अगर बेसिक्स भी क्लियर नहीं है ना आपके, तो आप उन वीडियो से पूरा का पूरा मैथ समझ सकते हैं। और मैं इन वीडियोस को फिर से रिज्यूम करने वाला हूं आज या कल में। तो अगर आप ये चाहते हैं, आप CHSL का एग्जाम दे रहे हैं या फिर CGL का एग्जाम दे रहे हैं या फिर CPO का एग्जाम देने वाले हैं, कोई सा भी, अगर आपका SSC का एग्जाम देने वाले हैं या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जो TCS कंडक्ट कराती है, तो आपके लिए ये सीरीज मस्ट है। क्योंकि इसमें मैं जो है बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको, ना केवल बेस्ट, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें डेफिनेटली बेस्ट सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेस्ट कौन सा रहेगा, फिर उसके बाद उसके जो भी अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं वो सारे बताता हूं। कन्वेंशनल से कन्वेंशनल मेथड, शॉर्टेस्ट मेथड से शॉर्टेस्ट मेथड, सारे के सारी चीजें मैंने उसमें कवर की हुई हैं। और बाकी आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट बनाया हुआ है यहाँ पर। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनको आप चाहते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजीज है या फिर जो कहीं पर गलती कर रहे हैं वो गलती ना करें। और जो है डू कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइए कि और हम कैसे बेटर कर सकते हैं अपने इस चैनल को, अपने कंटेंट को। और थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।